हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सून हाड़ा। हम पढ़ रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं या कमियां। किसी भी सिद्धांत की सफलता या असफलता का मूल्यांकन हम किस आधार पर करते हैं? इस पर कि वह किस सीमा तक प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या कर सकता है तथा अज्ञात गुणों का पूर्वानुमान लगा सकता है। वीबीटी सिद्धांत कुछ गुणों तथा विशिष्टताओं की व्याख्या करने में असफल रहा है। यह टेबल अष्टफलकीय संकुलों में, चतुष्फलकीय व वर्ग समतलीय संकुलों में संकरण व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतला रही है। फर्स्ट कॉलम में D1 से लेकर D9 तक विन्यास दिए गए हैं। सेकेंड कॉलम में ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय संकुल दर्शाए गए हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या अंतःकक्षक संकुल में n-1d2, ns और np3 विन्यास होता है। यहाँ n-1d कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तब d2sp3 संकरण कहलाता है। और चूंकि अंदर के डी कक्षक काम में आ रहे हैं, अतः इन्हें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या अंतःकक्षक संकुल कहा जाता है। आउटर ऑर्बिटल संकुल में ns, np3, nd2 विन्यास है। इनमें nd कक्षक यानी y कक्षक जो है वो संकरण में काम आते हैं, अतः ये sp3d2 संकरण दर्शाते हैं और y कक्षक संकुल के नाम से जाने जाते हैं। चतुष्फलकीय संकुल में sp3 संकरण दर्शा रहे हैं। वर्ग समतलीय संकुल में dx² - y² s px और py कक्षक संकरण में काम आ रहे हैं और इसमें dsp2 संकरण होता है। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि d1, d2, d3 और d9 विन्यास वाले आयनों के अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय संकुलों में समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः इन्हें केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर एक दूसरे से आसानी से विभेद नहीं किया जा सकता। इस तरह से D1 से लेकर D9 तक के सभी आयनों के अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय y कक्षक संकुलों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह समान है, वे भी एक दूसरे से विभेद नहीं किए जा सकते हैं। संक्रमण धातु संकुलों में रंग और चुंबकीय गुण इनके डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रखने के कारण होते हैं। अतः यह जरूरी हो जाता है कि स्पेक्ट्रम और चुंबकीय आघूर्ण में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए या संबंध होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ये संबंध संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा प्रकट नहीं होता है, जो धातु परमाणु में डी कक्षकों के विपाटन को नहीं मानता है। अतः चुंबकीय और स्पेक्ट्रमीय गुण धर्म को यह सिद्धांत नहीं समझा सकता। यहाँ हम देखते हैं कि D8 विन्यास वाले कुछ धातु आयन है। D8 विन्यास निकल 2+ है, Pb2+ और Au+3। इनसे निर्मित 5 उपसंयोजक संख्या वाले संकुलों के व्यवहार को यह सिद्धांत नहीं समझा सका है। And it is also not clear why this theory prefers only square planar geometry of complexes to other possible geometries such as tetrahedral and trigonal bipyramidal with coordination phi। इस सिद्धांत में धातु आयन के बारे में अधिक जोर दिया गया है और लिगेंड के बारे में, लिगेंड की प्रकृति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, जबकि संकुल निर्माण में धातु और लिगेंड दोनों का ही महत्व होता है। वीबीटी द्वारा तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये भी हम वीबीटी की सहायता से नहीं समझा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संकुलों की रंगों की व्याख्या के बारे में वीबीटी क्या कहता है।
अधिकांश संक्रमण धातु रंगीन होते हैं। इस विशिष्ट गुण की व्याख्या हम संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। इसके लिए हमको पहले ये जानना होगा कि कोई भी पदार्थ रंगीन कैसे दिखता है। माना कि किसी इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक ऊर्जा -E1 है। इस पर प्रकाश पड़ने पर यदि यह न्यू आवृत्ति का विकिरण अवशोषित करता है तो इसकी ऊर्जा -E2 -E1 प्लस hν हो जाती है। यदि इस अवशोषित ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य दृश्य क्षेत्र या विजिबल रेंज में पड़ता है तो अवशोषित विकिरण का पूरक रंग ही पदार्थ का रंग होगा। यदि उच्चतर ऊर्जा स्तर में रिक्त स्थान की अनअवेलेबिलिटी या अन्य किसी कारण से विकिरण का अवशोषण यदि नहीं हो सके तो पदार्थ रंगहीन होगा। संयोजकता बंध सिद्धांत में उपयुक्त ऊर्जा अंतर वाले उच्चतर ऊर्जा स्तर का प्रावधान नहीं होने के कारण यह उपसंयोजक यौगिकों के रंगों की व्याख्या करने में असफल रहा है, क्योंकि इस सिद्धांत में डी कक्षकों का विपाटन नहीं होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर इस बात की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएगा या और बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं अमोनिया और साइनाइड जैसे लिगेंड सामान्यतया आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं, जैसे कि FeCN6 और CONH3 और इसी तरह से H2O और हैलाइड जैसे लिगेंड जो हैं वह बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं, जैसे कि COF6 और FeF6 तो प्रश्न ये है कि ये लिगेंड ये संकुल इसी प्रकार के संकुल ही क्यों बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम COF6 और CONH3 पर विचार करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि कोबाल्ट एटम दोनों ही संकुलों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। दोनों संकुलों में इनका चुंबकीय आघूर्ण नापने पर हमें यह पता चला है कि COF6 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे कि यह एक पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय संकुल है, जबकि CONH3 जो है वो एक प्रतिचुंबकीय संकुल है। यहाँ हम CO+3 देख रहे हैं। यहाँ पे CO+3 एक D6 सिस्टम है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसे D6 सिस्टम कहते हैं। COF6 में संकरण हेतु 4D कक्षकों का उपयोग हो रहा है, जिससे कि sp3d2 संकरण होता है। CONH3 में 3D कक्षकों का उपयोग हो रहा है, अतः इसमें D2sp3 संकरण होता है। यह सिद्धांत ऐसे किसी भी उचित कारण पर प्रकाश नहीं डालता जिससे यह पता चल सके कि जब समान ज्यामिति के दो संकुलों में किसी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था व कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या समान है तो संकरण में भिन्न भिन्न प्रकार के डी कक्षक का उपयोग क्यों किया जाता है। अब हम कोबाल्ट और कॉपर के +2 संकुलों का उदाहरण लेते हैं। दोनों ही संकुलों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन 4D में चला गया है। तो CO2 संकुल तो अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, जबकि कॉपर 2 संकुल अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इन भिन्न गुणधर्मों को संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं समझा सकता। इलेक्ट्रॉन को 4p कक्षक में उत्तेजित कर 4p में या कॉपर के कॉम्प्लेक्स में ये 4p में उत्तेजित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को 4p कक्षक में उत्तेजित कर Cu2 संकुलों की जो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति समझाई जाती है वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। क्यों?
क्योंकि Cu2 के वर्गाकार समतलीय संकुलों के इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR स्टडीज द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि अयुमित इलेक्ट्रॉन जो है 3D कक्षक में ही रहता है, न कि 4p कक्षक में, है ना। 4p कक्षक में जैसा कि यहाँ पे बताया गया है या जैसा संयोजकता बंध सिद्धांत प्रतिपादित करता है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। पहले हम अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन देखेंगे। अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन में ए फिगर दिखाया गया है, वो क्या है, 5 degenerate orbitals of free metal cation which are free from ligand field, और बी में दर्शाया गया है splitting of d orbitals under the influence of approaching ligands into T2G and EG sets। अब ये T2G, EG और T2G सेट, इन दोनों स्तरों के बीच के ऊर्जा के अंतर को डेल्टा O और 10dq, है ना, 10dq से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा O और 10dq क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। साधारण ज्यामिति के आधार पर यह दिखाया जा सकता है कि जो T2G कक्षक है, T2G कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा स्तर कौन सा है? नो स्प्लिटिंग स्टेट, ये जो डैश लाइन दिखाई गई है, औसत ऊर्जा स्तर से 0.4 डेल्टा O या 4dq कम होती है, और EG कक्षकों की ऊर्जा जो है औसत ऊर्जा स्तर से 0.6 डेल्टा O या 6dq अधिक होती है। अर्थात T2G सेट जो है 0.4 डेल्टा या 4dq के बराबर ऊर्जा का नाश करते हैं, ऊर्जा खोते हैं, जबकि EG सेट जो है 0.6 डेल्टा O या 6dq के बराबर ऊर्जा गेन करते हैं या प्राप्त करते हैं। T2G और EG कक्षकों के ऊर्जा खोने व पाने को चित्र में हमने धनायनिक चिन्ह और ऋणायनिक चिन्ह से दर्शाया है। विभाजन के पश्चात इलेक्ट्रॉनों में निम्न तल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन यदि हम भरना चाहें तो सबसे पहले किस में जाएंगे? T2G कक्षकों में जाएंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा कम होती है। T2G कक्षकों में धातु इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तथा EG कक्षकों में धातु इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से ऊर्जा का अवशोषण होता है। अर्थात यदि सभी T2G और EG कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा समान रूप से यदि ऑक्यूपाइड नहीं है तो तंत्र से क्या होगा? कुछ ऊर्जा निकलेगी जो कि तंत्र को स्थायित्व प्रदान करेगी। इस ऊर्जा को हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। इसे हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्योंकि यह ऊर्जा क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के परिणाम स्वरूप निकलती है। आशा है आपको समझ में आया होगा। एंड आई एंड अप विद दिस वन। थैंक यू।